जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की, विदेशी यात्रियों के भ्रमण की, मुद्रण संस्कृति की और सूती वस्त्र उद्योग की। तो ये टेस्ट पेपर 12 है। अगर आपने 11 टेस्ट पेपर नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं यहाँ किसी भी एग्ज़ाम का विशेष नाम नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं एसएसटी को लेकर के चल रहा हूँ। इसमें जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें एसएसटी पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए वीडियो लाभकारी होगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये हर सेशन की तरह यह सेशन भी बहुत अच्छा है। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्रांति और विदेशी यात्रियों के भ्रमण से जुड़े प्रश्नों, मुद्रण संस्कृति से जुड़े प्रश्नों और औद्योगिक क्रांति में हम देखेंगे, विशेष करके बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अलबरूनी कहाँ से भारत आया था? इराक से, उज्बेकिस्तान से, फ्रांस से या मोरक्को से? आपको 3 नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है, अलबरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये 3 में से आप देखेंगे कि एक जरूर पूछता है। तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। क्या है? उज्बेकिस्तान। अब हम कैसे याद रखेंगे इसको? तो ज़रा ऑप्शन पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ देखिए आपको अ और उ देख रहे हैं, ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप समझ जाइएगा कि ये अलबरूनी का उज्बेकिस्तान। आपको 2 ही में कन्फ्यूजन होगा, उज्बेकिस्तान और मोरक्को में। अलबरूनी और इब्न बतूता में ही आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें आप देखेंगे 2 मैच करेगा, अ ब उ और ब। अब देखिए अ और उ में बस इतना सा ही फर्क है। इसमें अगर डंडी लगा दिए तो ऐसे करके, तो मैंने इसी तरह याद रखा था और सही आंसर डाला था एग्जाम में। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें, अलबरूनी उज्बेकिस्तान। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलबरूनी का जन्म आज के उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और वहाँ से एक कई भाषाओं के ज्ञाता, जिसको अलबरूनी के नाम से जानते हैं, जिनमें वो जानता था सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। इसीलिए वह भारत आया था क्योंकि भारत में उसमें संस्कृत चलती थी। सवाल नंबर 2, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? अब आप देख लीजिए इब्न बतूता कहाँ से आएगा, तो इब्न बतूता मोरक्को से आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और देखिएगा, अलबरूनी में आपको कोई भी अक्षर आधा नहीं है, जबकि इब्न बतूता में देखिए आपको आधा ब है और आधा यहाँ पर देखिए क है मोरक्को में। इब्न बतूता और मोरक्को। तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 में उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के तांजियार में हुआ था। वह अपनी यात्रा के दौरान मक्का, मदीना, ईरान, क्रीमिया, खीवा, बुखारा होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते भारत के सिंध प्रांत में 1334 में पहुंचा था। तीसरा सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से भारत आया था? अब जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका देश है। तो अब आपको बताने हैं इराक, फ्रांस, उज्बेकिस्तान, मोरक्को। तो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था। तो नाम जिसका देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो यह जो फ्रांसवा बर्नियर था वो फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में यानी 1656 में भारत आया था। अब तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न लेते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका था और इस बार भी पूछा गया है। आपका बिहार पेपर 1 जो हुआ था एस्टेट, उसमें ये पूछा था। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। अगर आपको ऑप्शन में इंग्लैंड ना रहे तो आप ब्रिटेन को भी देख लीजिएगा।
कभी कभी ब्रिटेन भी दे देता है ऑप्शन इंग्लैंड के बदले में, तो वो भी चलेगा, ठीक है, ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और कब हुई थी? तो 1760 से 1770 के दशक में हुई थी और सबसे पहले सूती कपड़े के मिल में इसका शुरुआत हुआ था औद्योगिक क्रांति का। मैनचेस्टर जो शहर है वो इसके लिए प्रसिद्ध है सूती कपड़े के लिए। वहाँ पर एक वर्सले, मैनचेस्टर से वर्सले तक ब्रिंटले नाम का एक इंजीनियर था, इसने ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। और अगर जापान का मैनचेस्टर पूछे तो ये ओसाका में है। आपको ये नाम याद रखने चाहिए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, आर्कराइट ने, फोर्ड ने या निकलसन ने? आपको दो नाम याद रखने हैं, जेम्स वाट और आर्कराइट। देखिए सबसे पहले इंजन का आविष्कार किया था आर्कराइट ने, लेकिन जेम्स वाट ने उसमें सुधार किया था, इसलिए यहाँ पर हम सही जवाब मानेंगे जेम्स वाट को। जेम्स वाट एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के आविष्कारक और रसायनज्ञ थे। 1776 में उसने वाट स्टीम यानी भाप के इंजन का आविष्कार किया था और सुधार किया था। दरअसल थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में एक स्टीम इंजन बनाया था, उसमें इन्होंने सुधार किया था। अब यहाँ देख लीजिए, आपको ऑप्शन में आपको आर्कराइट मिलेगा और यहाँ पर देखिए एक और नाम आया था न्यूकॉमन स्टीम ने। न्यूकॉमन तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर मैंने क्यों कहा कि आर्कराइट याद रखिएगा। तो जब आगे चलिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आर्कराइट याद रखने के लिए। तो उस पर आगे छोड़ देते हैं, आगे देखिए उस पर सवाल है। सवाल नंबर 6, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? जेम्स वाट ने, निकलसन ने, जेम्स हारगिव्स ने या रिचर्ड आर्कराइट ने? इसका सही जवाब है रिचर्ड आर्कराइट ने। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि मैंने क्यों उसे कहा था। तो जो सूती कपड़ा मिल बैठेगा, मशीनीकरण होगा, मशीन का तो आविष्कार कर दिया जेम्स वाट ने, लेकिन सूती कपड़े मिल के लिए उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको कैसे फिट करना है, ये काम था रिचर्ड आर्कराइट का। तो 1767 में एक सफलता मिली जब लंकाशायर में एक उद्यमी रिचर्ड आर्कराइट ने एक सरल लेकिन उल्लेखनीय कताई मशीन का तैयार किया। कताई मशीन क्या होता है? धागा बनाने वाली एक मशीन बनाई थी रिचर्ड आर्कराइट ने, और ये हाथ की जगह एक उसको बोलते हैं शटल, ठीक है, शटल, आगे मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, उसका आविष्कार इन्होंने किया और बड़ी तेजी से और चौड़े अरज वाले कपड़े भी इससे बुनाई होने लगी। सवाल नंबर 7, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में, 1855 में, 1856 में, 1857 में? तो बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी 1854 में। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, देखिए स्पिनिंग मतलब धागा बनाने को कहते हैं, चरखा चलाना, और वीविंग का मतलब बुनाई करना। तो इस नाम से पहली एक मिल की स्थापना हुई थी, सूती मिल की, और ये हुई थी 7 जुलाई 1854 को। और किसने की थी? तो कासव जी नाना भाई दावर ने की थी, और उसके कुछ सहयोगी थे, उनमें से एक थे ताड़देव। ताड़देव एक जगह का नाम है, ठीक है। उसके सहयोगी देखिए कासव जी नाना भाई दावर और उसके सहयोगियों ने मिलकर कहाँ पर की थी? तो ताड़देव नामक एक जगह पर। सवाल नंबर 8, इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, भूमिगत रेलवे या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर आप बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या होता है? एक करघा है, ठीक है। तो जब सिलाई बुनाई का काम, धागा बनने का काम मशीनें करने लगी, तो महिलाओं को दरअसल कपड़े मिल में काम पर रखा जाता था
महिलाओं को इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि उन्हें सैलरी कम देनी पड़ती थी, पुरुषों को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती थी। और दूसरी बात ये थी कि महिलाओं को काम के घंटे ज़्यादा लिए जाते थे। साथ में कहीं कहीं पर ऐसे उल्लेख मिले कि बच्चों को भी ऐसे कामों में करवाए जाते थे पुरुषों के मुकाबले। तो स्पिनिंग जेनी जब आया तो इससे महिलाओं का काम छीनने लगे, उनको भय सताने लगा, तो इन्होंने जमकर विरोध किया था इसका। सवाल नंबर 9, रिंडर पेस्ट क्या था? मछली रोग, पशु रोग, पुष्प रोग या इनमें से कोई नहीं? तो रिंडर पेस्ट जो है वो पशु रोग है, जैसे कि हैजा हो जाता है, जैसे अतिसार हो जाता है या पेचिस हो जाता है, उसी प्रकार की बीमारी जानवरों में फैली थी, पशुओं में। तो ये एक प्लेग देखिए, आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इससे क्या होता है, इसका पेट खराब हो जाता है और होता क्या है, इनके नाक मुंह से स्लाइवा बहने लगता है, मतलब नाक बहने लगता है, उनका पेट खराब हो जाता है। इस तरह की एक बीमारी पशुओं में फैली थी जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट। तस्वीर को आप देखिए, खुद समझ जाएंगे। सवाल नंबर 10, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, मार्टिन लूथर ने, मार्को पोलो ने या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन विस्तार से ढूंढा था अमेरिगो वेस्पुची ने, इसलिए उसका नाम अमेरिका रख दिया गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उनका जन्म 1451 में इटली में हुआ था। उन्होंने ग्रेट अटलांटिक महासागर में 4 यात्राएं की। ग्रेट अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर विशाल है और उसको इन्होंने 4 बार पार किया था। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? हैजा, प्लेग, चेचक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है चेचक। और चेचक को माता के नाम से भी जाना जाता है और जगह जगह पर शरीर में चकते उगाते, छोटे छोटे दाने और जलन होती है, बुखार बहुत तेज रहता है। और उस दौरान अमेरिका में कई हजार यानी लाखों भी कह सकते, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लोग इस बीमारी से मरे थे। क्योंकि देखिए, अमेरिका जो था वो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था, तो उनके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित हो पाई थी, जिसकी वजह से जब यूरोपीय वहाँ पहुँचे, उपनिवेश बनाया, जब वहाँ यूरोपीय पहुँचे तो अपने साथ चेचक के विषाणु भी लेकर के पहुँचे थे। और ऐसे में जब जीवाणु विषाणु उनके संपर्क में आए उनके शरीर में, तो चेचक नामक बीमारी उन्हें भी फैल गई और ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो पूरा वर्ल्ड 2 खेमों में बट गया था। एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में था ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, इसके बाद जर्मनी, जापान, ये सब धुरी राष्ट्र में था। जबकि मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये सभी मित्र देश कहलाए। जो जर्मनी, इटली, जापान के ओर से लड़ने वाले देशों को धुरी राष्ट्र कहा गया। सवाल नंबर 13, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया? वर्टिकल लाइन, असेंबली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनमें से कोई नहीं? तो इस तरह के तरीकों को कहा जाता है असेंबली लाइन। अब असेंबली लाइन क्या होता है ये समझिए। असेंबली लाइन मतलब एक बहुत बड़ा कारखाना होता है और हर एक पार्ट में अलग अलग काम होता है। मान लीजिए कि ए असेंबली लाइन में पहले चैम्बर में बना ए, वो एक कन्वेयर के चलते वो ट्रॉली में बढ़ गया आगे, बी में गया पहिए लगा दिए, सी में गया बॉडी लगा दिया, डी में उस पर इंजन लगा दिया। इस तरह करके वो एक साथ में एक थोड़ी ही देर में एक कार पूरी तरह विकसित हो जाता था। तो इस तरह के व्यवस्था को असेंबली लाइन कहा जाता था और इसमें पार्ट्स को एक पूर्व निर्धारित क्रम में लगाए जाते थे कि यहाँ पर ये लगेगा, अगला क्रम में जाएगा तो क्या लगेगा, इस टाइप का। तो इसमें सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार का उत्पादन किया जा रहा था। और इसी दौरान हेनरी फोर्ड ने पहला टी मॉडल का लॉन्च किया था। 14 नंबर सवाल है, हेनरी फोर्ड कौन था? कार निर्माता, कंप्यूटर निर्माता, मोटरसाइकिल निर्माता, मोबाइल निर्माता?
तो कार की जो खोज हुई थी, आपको दो नामों में कन्फ्यूजन होगा, तो कार की जो खोज की थी वो कार्ल बेंज ने की थी। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कार्ल बेंज की जगह में आपको हेनरी फोर्ड का ऑप्शन मिलता है, तो आप दोनों को दिमाग में रखेंगे कि अगर कार्ल बेंज नहीं रहा तो आप हेनरी फोर्ड के साथ जरूर जाएं। तो हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन कार निर्माता थे और यह कहाँ की कंपनी थी, तो अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी थी और आज भी यह कंपनी कार का उत्पादन करती है। और इन्होंने ही सबसे पहले असेंबली लाइन का आविष्कार किया था और सबसे पहली ऑटोमोबाइल निर्मित यानी कि इंजन से चलने वाली कार को इन्होंने बनाया था और जो अमेरिका के लोग बर्दाश्त कर सकते थे, यानी वहाँ के लोग खरीद सकते थे। सवाल नंबर 15 कहता है कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर, 10 जुलाई। तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और ये सवाल इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 9, 10 और 8 को बिहार बीपीएससी 2.0 टीआरई का एग्जाम होने वाला है, तो इसे आप जरूर याद कर लें। मानव अधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा और नए संयुक्त राष्ट्र की पहल प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को ही 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा के लिए सम्मान की तिथि का चयन किया। अब इस बात को मोटा मोटी ये समझिए कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया था मानव अधिकारों को और उसी दिन घोषणा की थी, इसीलिए 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बात याद रखें कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल नंबर 16, महामंदी की समय अवधि क्या थी, यानी किस दौरान अमेरिका में महामंदी आई थी? 1929 से 39 के दशक में, 30 से 40 के दशक में, 40 से 50 के दशक में और 50 से 60 के दशक में। इसका सही जवाब है 1929 से 1939 के दशक में। हुआ था क्या कि इस दौरान अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज था उसमें अचानक से गिरावट आई थी और इस गिरावट के दिन था मंगलवार, इसलिए इसे ब्लैक मंगलवार के नाम से जानते हैं और 29 अक्टूबर 1929 को वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। सवाल नंबर 17, किसने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी? सेठ हुकुमचंद ने, जीडी बिरला ने, जमशेदजी नसवारजी टाटा ने या इनमें से कोई नहीं? तो 1917 कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना सेठ हुकुमचंद ने की थी। सेठ हुकुमचंद एक मरवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने भारत में यानी कलकत्ता में 1917 में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। सवाल नंबर 18, स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक मशीन, एक व्यक्ति, एक उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो हमने स्पिनिंग जेनी पर पहले भी सवाल देखा है। तो स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक कताई की मशीन थी और इसके साथ साथ बुनाई भी होती थी। स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरीय कताई फ्रेम थी और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के उद्योगकरण में प्रमुख विकासों में एक से था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरगिव्स ने 1764 या 65, कभी कभी ये देखिए कुछ डेटें पूरे क्लियर नहीं होती है, इसमें एक साथ 8 धागे काटे जा सकते थे, 8 धागे काटे जा सकते थे। सवाल नंबर 19, निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मछलीपट्टनम, मद्रास और हुगली, मद्रास और बम्बई, बम्बई और हुगली? तो इसका सही जवाब है सूरत और मछलीपट्टनम। आपको कहीं कहीं पर हुगली भी देखने को मिलेगा, तो आप देख लीजिए सूरत और मछलीपट्टनम तो था ही, अब हुगली तो ऑप्शन ए में है नहीं, तो हम इस तरह ऑप्शन ए के लेकर चलेंगे। अगर आपको इसमें आपका हुगली भी रहता है तो वो भी सही होता है, तो इस तरह आंसर ए सही है। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। सवाल नंबर 20, कोस्टिस कौन थे? बुनकरों का एक समुदाय, बुनकर, सूती वस्त्र बुनकर, भूमिहीन मजदूर? तो कोस्टिस बुनकरों का एक समुदाय था और बुनकरों के समुदाय की अगर हम बात करें ये सब, तो अभी चलता है बंगाल में तांती, उत्तर प्रदेश में जुलाहे या उत्तर भारत में मोमीन, दक्षिण भारत में साले और केल्लो के कोल्लार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है और ये अपने हुनर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं।
सवाल नंबर 21, किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? कानपुर में, मद्रास में, बम्बई में, अहमदाबाद में? तो इसका सही जवाब है बम्बई में। और बम्बई को आज किस नाम से जानते हैं? तो बम्बई को नाम हम जानते हैं मुंबई के नाम से। और देखिए यहाँ पर लिखा है पहली कपास मिल जो केजीएन डाबर द्वारा 1854 में खुली थी, लेकिन उसके बाद और भी कंपनियां खुलने शुरू हो गई। जो यहाँ 1874 को आप यहाँ पर इसको थोड़ा सुधार करेंगे, 1874 नहीं होगा, यहाँ पर 1854 होगा। क्या होगा? 1854। तो अब यहाँ पर भी थोड़ा सुधार कर लेंगे, यहाँ 1854 हो जाएगा, 1854। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने इस पर थोड़ा सा पहले भी चर्चा कर दिया था कि कंपनी का क्या नाम था, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। और 1818 में कोलकाता में भी ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था एक और कंपनी, लेकिन यह मिल विफल रही। देखिए पश्चिम में जो सूरत वाला होता है या बम्बई में सूती मिस्र मिल के फलने फूलने के कई कारण थे। पहली बात तो ये थी वहाँ पर काली मिट्टी मिल जाती थी, दूसरी बात वहाँ सस्ते मजदूर थे, और बंदरगाह भी था जिससे माल विदेशों में भेजा जा सकता था। सवाल नंबर 22 देखेंगे कि यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? अमेरिका की, भारत की, ब्राजील की, ब्रिटेन की? तो भारत का जो सूती कपड़ा था महारानी भी पहनती थी, और उसमें सोने के धारियां जड़े जाते थे जिसको कैलिको कहते थे। तो भारत में जो कपड़ा बनता था सूती, उसकी गुणवत्ता विश्व में सबसे अच्छी थी। यहाँ का नील जो होता है रूबी क्वालिटी का था, इसलिए यूरोपीय मार्केट में इसकी जबरदस्त मांग थी। सवाल नंबर 23, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? हमने शुरू में ही कहा था। यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे वो शटल है। तो भाप इंजन, स्पिनिंग जेनी, फ्लाई शटल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है फ्लाई शटल। तो फ्लाई शटल देखिए एक उपकरण होता है और ये दौड़ता है। धागा जो बुनाई होता है ना, जो हाथ से हम सुई जिस तरह चलाते हैं उस तरह मशीन के माध्यम से ये वाला जो देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर धागा लपटा रहता है बीच में, और ये दौड़ता है एक गोली की तरह, और जिसकी वजह से बहुत तेजी से कपड़ा बुनाई हो जाती है। और फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के द्वारा 1773 में किया गया था। यह मशीन बुनाई के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी साबित हुई। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यहाँ कपड़ा जो रखा हुआ है, ये शटल इस तरह दौड़ता था, एक बार ऐसे जाता था फिर एक बार ऐसे, बहुत तेजी से, जिसकी वजह से तेजी से कपड़े बुने जाने लगे थे। सवाल नंबर 24 देखते हैं, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? लंदन, हैम्पशायर, आइलैंड, या वर्मोंट? तो इंग्लैंड का लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। अब समझते हैं फिनिशिंग सेंटर क्या होता है। जब माल तैयार होता है, यानी कपड़ा बुनाई हो गया, कपड़ा बन गया, तो ये बाजार में जाने से पहले उसको फिनिश करना पड़ेगा ना, उसको पैकिंग करनी होगी, उसको आयरन करना होगा, उसको बढ़िया से समेट के रखना होगा। तो ये सब काम कहाँ हो रहे थे? लंदन में हो रहे थे। और एक बात और याद रखिएगा कि इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र उद्योग फले फूले थे, उसका सारा कच्चा माल भारत से जाता था। अगर भारत में वो कच्चा माल ना होता, या यूँ मान लें कि भारत को अगर उसने औपनिवेश नहीं बनाया होता, तो लंदन का ये जो शहर इतना फला फूला कपड़ा के मामले में वो शायद नहीं हो पाता। सवाल नंबर 25, न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार किसने किया था? फोर्ड ने, जेम्स वाट ने, निकलसन ने, या आर्कराइट ने? तो इस पर हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जेम्स वाट ने 1712 में एक स्टीम इंजन बनाई थी, न्यू कॉमन ने उसमें सुधार किया 1776 में। सवाल नंबर 26, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने, आइजैक न्यूटन ने, मार्को पोलो ने, या न्यू कॉमन ने? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था योहान गुटेनबर्ग ने। योहान गुटेनबर्ग ने 1430 में जर्मनी के स्ट्रासबर्ग पहली ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित की थी। जोहान एक व्यापारी के बेटे थे। सवाल नंबर 27, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल,
डायमंड सूत्र, महाभारत या युकियो। तो युकियो की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है, लेकिन यहाँ जापान की पूछा जा रहा है तो यह है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छापी गई थी और यह कहाँ छापी गई थी तो जापान में छापी गई थी। और इसको छापने वाले थे एदो में जन्मे कितागावा उतामारो ने। इसने ही तो इसमें क्या दिखा था, तैरती दुनिया के चित्र को छापा था। सवाल नंबर 28, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है या सबसे बड़ा तोहफा है? चार्ल्स डिकेंस ने, महात्मा गांधी ने, जेवी सेले ने या मार्टिन लूथर ने? तो यह कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर किंग, ये अब देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो जूनियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीनियर की बात कर रहा हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो 1955 के दौरान अमेरिका में स्वतंत्र जो मानव अधिकार के लिए आंदोलन किए थे, वो उसके एक प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता था। लेकिन ये वाली यहाँ जो चर्चा दिया है वो उसका नहीं है जो मार्टिन लूथर एक पहले आए थे, फिर एक मार्टिन लूथर जूनियर आए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो एक अमेरिकी। तो यहाँ पर ये जो डिटेल आपको दिख रहा है ये डिटेल इससे मैच नहीं खाता है, तो इसको आप अन्य जानकारी के तौर पर लेंगे। लेकिन मार्टिन लूथर एक कोई अन्य व्यक्ति थे जो अमेरिका के थे, और मार्टिन लूथर किंग जो थे ऑस्वेत थे, जिन्होंने अमेरिका में मानव अधिकारों के लिए और मानवों को जो अधिकार मिलने चाहिए उसके लिए संघर्ष किया था। और इस घटना को अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सुन लीजिए। एक दिन क्या होती है, रोजा पार्क्स नाम की एक अश्वेत महिला थक हार करके अपने ऑफिस से लौट रही थी घर, तो वो सीट पर बैठी हुई थी। एक अंग्रेज अफसर आए, उन्होंने कहा सीट खाली करो, तो वो महिला ने मना कर दिया, तो उसके साथ बदसलूकी की गई थी। और तभी से रोजा पार्क्स नाम की महिला ने एक आंदोलन शुरू कर दिया, उसको कहते हैं मानव अधिकार आंदोलन। तो मानवों को कुछ न कुछ अधिकार मिलने चाहिए, इसका साथ दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। सवाल नंबर 29, महात्मा गांधी ने किस पत्र का या पत्रिका का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो यह था यंग इंडिया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। और कब हुआ था इसका प्रकाशन? तो यह चली थी 1919 से 1931 तक। इसमें गांधी जी ने कई उद्धरण लिखे जिससे लोगों को प्रेरणा मिली। सवाल नंबर 30, हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में था। दिव्य हिमाचल, उतंड मार्केट, एक्टा डोरिना? तो एक्टा डोरिना विश्व की सबसे पुरानी समाचार पत्र आती है प्रथम में, विश्व का। लेकिन अगर भारत की बात करें जो हिंदी में छपा था, ये था उतंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। और इसका जो छपवाते थे तो ये किसने निकाला था? तो ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला था। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। वे खुद ही प्रकाशक थे और खुद ही संपादक थे। इन्होंने पहला समाचार पत्र निकाला था 30 मई 1826 को। तो आपने कुछ 30 प्रश्न देखे इंपॉर्टेंट वाले। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जल्द ही डालूंगा आपको तुरंत मिल जाए।